Hello student, good evening to all. हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी लोग सुन पा रहे हैं? संचिता, धनजोत, मेघा, उषा, बीबा, अभी सब लोग नहीं आए, मेरे को लगता है कम लोग हैं अभी। एंड श्याम, ओके, श्याम, चैनिका, करण, अदिति, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। Good evening, sir. Good गुड evening. इवनिंग Sir. सर। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज की क्लास हमारी काफ़ी टाइम बाद हो रही है। एक्चुअली बीच में मुझे आई वॉज अफेक्टेड फ्रॉम कोरोना, तो अभी अभी ठीक हुआ बस, तो दैट्स वाई क्लास वाज अफेक्टेड। एनीवे, आप लोगों का जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, तो रेडियो एक्टिविटी हमने शुरू किया था। एंड आई होप आपका जो बाकी है रेडियो एक्टिविटी के अलावा, न्यूक्लियर तो हम लोग कर चुके थे, सॉरी एटॉमिक फिजिक्स कर चुके थे, न्यूक्लियर थोड़ा बाकी है, और फिर सेमीकंडक्टर और फिर ऑप्टिक्स, यही बाकी है ना? Yes, sir. ओके तो देखो, ये तो ज़्यादा टाइम रेडियो एक्टिविटी आई थिंक आज की क्लास ले लेगा, और फिर आपका अगली क्लास में हम लगभग जो है ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लेंगे, जो बाकी आपका बाइंडिंग एनर्जी वगैरह रह रहा है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पोर्शन। सेमीकंडक्टर जो है काफ़ी छोटा कम पोर्शन रह गया है आपके सिलेबस में, तो सेमीकंडक्टर विल नॉट टेक मच टाइम, मे बी 2 और 3 क्लासेस लेगा सेमीकंडक्टर। काफ़ी पोर्शन हट गया है अब तो, सीबीएसई से भी हट गया है और उससे भी हट गया है, कॉम्पिटिशन से भी। तो इट विल नॉट टेक मच टाइम विल टेकन बाय ऑप्टिक्स पोर्शन। उसमें रे और वेव ऑप्टिक्स हमारा टाइम लेगा, तो उसको थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज ये तो आपके आई थिंक सब मिला के 4-5 क्लास लेंगे अब जो बाकी पोर्शन है, तो थोड़ा सा हमें टाइम अब ट्राई करेंगे क्लास बढ़ा के आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन फटाफट खत्म कर दें। ठीक है, तो लेकिन हम ये भी ट्राई करेंगे कि प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे, ऐसा ना हो कि हम केवल खत्म करें, प्रैक्टिस भी ढंग से हो। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द एवरेज लाइफ। सब लोगों को ध्यान है? लास्ट टाइम पे ध्यान है, डेरिवेशन किया था हमने लास्ट में। Yes, sir. यस एक सर। बड़ा सा डेरिवेशन किया था ना, ध्यान है सब लोगों को? ठीक है, तो उससे हमने एवरेज लाइफ निकाली थी, तो फाइनली जो हमारा आंसर एवरेज लाइफ का आ रहा था, एवरेज लाइफ जो हमारी फाइनली आ रही थी, टाउ जो आ रहा था, वो आ रहा था 1/λ। दिस वाज द फाइनल आंसर, फाइनल डेरिवेशन। जब हमने पूरा इंटीग्रेट वगैरह करा था उसको और लिमिट वगैरह पुट की थी, तो वी गॉट 1/λ एज द एवरेज लाइफ। किसकी एवरेज लाइफ है? न्यूक्लियस की। जो उसमें न्यूक्लियस में कई न्यूक्लियस सैंपल होंगे, मैंने आपका सैंपल जो होगा इसमें कई सारे न्यूक्लियस होंगे। किसी की लाइफ 1 साल होगी, किसी की 2 साल होगी, किसी की 5 साल होगी, किसी की 7 साल होगी। तो जब आप एवरेज निकालते हो इंटीग्रेशन करके, तो आपकी जो एवरेज लाइफ टोटल आती है वो 1/λ आती है। वेयर लैम्डा को क्या बोलते हैं? लैम्डा का नाम क्या था? Decay ठीक है constant. कांस्टेंट। करेक्ट करेक्ट, डीके कांस्टेंट था, सबको पता है। गुड। ये तो इजी है चैप्टर ना। तो लैम्डा इज अ डीके कांस्टेंट, तो आपकी एवरेज लाइफ जो आ रही है टाउ, वो 1/λ के बराबर आ रही है। और आपको एक और रिलेशन ध्यान होगा, हमने जब टी हाफ निकाला था, तो टी हाफ और लैम्डा में रिलेशन ध्यान है आप लोगों को, क्या आया था? 0.693 upon lambda. 0.693 अपॉन लैम्डा वाज अवर टी हाफ, है ना? करेक्ट। ठीक है, तो ये रिलेशन आपके फ्रिक्वेंटली यूज होते रहेंगे, और आप चाहो तो टी हाफ में और फिर
एवरेज लाइफ में भी रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा कॉमन है, तो उससे निकाल सकते हो अगर चाहो तो ये रिलेशन क्योंकि हमारे फ्रिक्वेंटली यूज होते रहेंगे, इसलिए मैंने रिलेशन लिखा है यहाँ पे। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि ये हमारे रिलेशन एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के क्या क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे कि जैसे हमारा मान लो एन थे, तो एन का हमने फॉर्मूला क्या रखा था, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये लिखा था। Yes, sir. अब मान लो अगर मैं न्यूक्लियस को, इस सैंपल को एवरेज लाइफ के लिए छोड़ दूं, मतलब जो इसकी एवरेज लाइफ एक्चुअली आ रही है उसके लिए अगर मैं छोड़ दूं, उसके बाद मेरे कितने एन बचेंगे। यानी अगर मैं टी इक्वल टू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर टी इक्वल टू टाउ ले लूं, तो मेरा ये एन कितना बचेगा, कोई बता सकता है कितना एन बचेगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी। क्या लिखूंगा मैं, माइनस लैम्डा और टी की जगह, यस टी की जगह क्या लिखूंगा, इस टी की जगह ये टाउ है, और टाउ क्या होता है मेरा, 1/λ होता है, अभी देखा हमने यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/λ, ये -1 हो जाएगी पावर, यानी तो ये हो जाएगा एन नॉट ई की पावर -1, यानी कि एन नॉट बाय ई। ठीक है, तो ये एन कब है, आफ्टर 1 एवरेज लाइफ। ठीक है, ये समझ में आया सबको। समझ में आया नहीं आया, बताओ भाई, हाँ ना तो बोलो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमें किसी भी टाइम पे अगर सैंपल में कितने न्यूक्लियस बचेंगे वो निकालने हैं, मान लो तो एन नॉट क्या होता है, हमारे इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, और एन जो होते हैं वो किसी टाइम पे न्यूक्लियस होते हैं। एन जो होता है वो एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो किसी टाइम टी पे कितने न्यूक्लियस होंगे वो एन होंगे, और इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एन नॉट होंगे। एन नॉट इज द इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये ग्राफ अगर आप बनाओगे इसका एन वर्सेस टाइम का, तो आपका एन जो है टाइम के साथ घटता जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, और इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा। तो इनिशियली जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये जो टी इक्वल टू जीरो पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं एन नॉट, और उसके बाद ये वैल्यू घटती जाती है, ये वैल्यू आपकी एन नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन ने बोला था कि जब एवरेज लाइफ में लूँ, अगर मैं टाइम को एवरेज लाइफ के बराबर लूँ तो कितना मेरा एन बचेगा। अब एवरेज लाइफ मुझे पता है 1/λ होती है, अभी मैंने यहाँ पे देखा है, कल मैंने पिछले बार मैंने ड्राइव किया था, तो एवरेज लाइफ मेरी 1/λ आई थी। तो मैंने यहाँ पे टी की जगह पे 1/λ पुट करना है, यानी कि कुल मिला के। तो मैंने ये फॉर्मूला उठाया, ये वाला मैंने ये लिखा यस सर, समझ गया। है ना, और फिर 1/λ आया, तो लैम्डा से लैम्डा कटा तो -1, तो एन नॉट बाय ई आ गया आफ्टर 1 एवरेज लाइफ। ठीक है, अगर ये बोलता आफ्टर 2 एवरेज लाइफ तो क्या आता, सर ई की पावर ए की पावर, करेक्ट बोलो, पावर क्या था। 2 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर एवरेज लाइफ अगर यहाँ पे 2 लोगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू पुट करोगे फिर क्या पुट करनी पड़ेगी आपको, 1/λ तो एक एवरेज लाइफ होती है, तो आपको 2/λ पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो कट के क्या बचेगा यहाँ पे, ई की पावर, यहाँ पे -2 बचेगा। तो ये कुल मिला के क्या आएगा, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर 2, यानी ई स्क्वायर। समझ आया, समझ आया नहीं आया बाकी बच्चों को। यस सर, समझ गया। अब समझ गए, दो एवरेज लाइफ क्या ये होगा। ठीक है, जैसे हम हाफ लाइफ का देखते हैं, तो हाफ लाइफ में क्या बोलते हो आप, वन, 1 एवरेज हाफ लाइफ का कितना सैंपल बचता है,
वन हाफ लाइफ का सैंपल कितना बचेगा? सर 1/2 लाइफ का सैंपल कितना पड़े बचेगा? हाँ, अगर शुरू में एन नॉट है, तो एन अब नॉट N बाई not by 2. एन नॉट बाय टू, और अगर ये दो हाफ लाइफ हो जाए तो कितना हो जाएगा? N0/4। हाँ, टू का स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर टू का क्यूब हो जाएगा, एन नॉट बाय दो हाफ लाइफ का दो बार आधा हो जाएगा ये सैंपल, आधे का आधा, तो एन नॉट बाय फोर। ऐसे अगर तीन बोलता तो क्या था? N0/8। एन नॉट बाय टू की पावर थ्री, उसका भी आधा हो जाता, तो एन नॉट बाय एट। तो ये कब हुआ? हाफ लाइफ के केस में। और ये हम कब देख रहे हैं? एवरेज लाइफ के केस में। समझ में आ रहा है अब? यस सर, समझ गया डिफरेंस। वहां पर डिफरेंस ई की पावर होता जाएगा, यहाँ पर एन की यहाँ पावर पे होता है। टू की पावर होता जाएगा, बस ये फर्क है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई एवरेज लाइफ की। तो ये हमने लास्ट टाइम जो डेरिवेशन किया था उससे ही फॉर्मूला आगे ड्राइव हुआ है। एक चीज और होती है इसमें, वो होती है एक्टिविटी। एक्टिविटी पता है आप लोगों को क्या होती है? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। यानी डी एन बाई डी टी। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड क्या होते हैं? डी एन बाई डी टी होते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड मैंने डी एन बाई डी टी। ठीक है, दिस इज आवर एक्टिविटी। और एक्चुअली इसको हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि डी एन बाई डी टी हमारा घटता जाता है, तो हम एक्टिविटी जो लिखते हैं वो लिखते हैं माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि n कितना होता है? n इक्वल टू भी आपने देखा है एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होता है, ये आपने भी देखा था। तो डी एन बाई डी टी कितना आएगा इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो? एन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ई की पावर माइनस लेमडा टी इंटू माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा। इसको अगर मैं बाहर ले आऊं तो वी कैन राइट माइनस लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है एक सैंपल के लिए, दिस इज अगेन अ कांस्टेंट। तो डी एन बाई डी टी जो है वो ये बना आपका माइनस लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। और अगर मैं एक्टिविटी लिखना चाहूँ, एक्टिविटी मेरी हो जाएगी माइनस डी एन बाई डी टी विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ लेमडा एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। तो ठीक आर है, स्क्वायर आर नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। आर या ए नॉट बोल रहे हो आप? सर आर पढ़ा है मैंने तो एक्टिविटी के। अच्छा, हो सकता है सिंबल यूज किया हो आपके टीचर ने, लेकिन यूजुअली ए यूज करते हैं। आर जो है हम एटॉमिक रेडियस के लिए यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूजुअली हम एक्टिविटी के लिए ए सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं तो ए लिख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मान लो ये ए है, ये टी टाइम पे है, इनिशियली कितनी एक्टिविटी होगी टी इक्वल टू जीरो पे? सर लैम्डा टाइम्स ऑफ एन नॉट। अगर मैं टी इक्वल टू जीरो यहाँ पुट कर दूं तो कितना आएगा? ये आएगा लेमडा एन नॉट ई की पावर जीरो हो जाएगा, ई की पावर जीरो यानी कि वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लेमडा एन नॉट। यानी टी इक्वल टू जीरो पे जो मेरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब सैंपल का डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है, जितने उसके न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर सेकंड, मान लो 100 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या 200 न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो मेरी एक्टिविटी है वो लेमडा एन नॉट आती है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो आती है वो इतनी आती है, लेमडा एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, तो ए नॉट मेरा यानी कि लेमडा एन नॉट क्या है? मेरा इनिशियल एक्टिविटी है। तो इस क्वेश्चन में, सॉरी इस डेरिवेशन में आई कुड पुट इसकी जगह पे
आई कुड पुट दिस एज ए नॉट, और ये बाकी क्या बचेगा, ई की पावर माइनस लैम्डा टी बचेगा। तो यानी कुल मिला के मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या बना, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। बिल्कुल सिंपल, सेम ऐसी बना जैसे कि हमारा होता है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, बिल्कुल वैसा ही कुछ ये बना। तो मेरी एक्टिविटी जो होती है सैंपल की वो भी टाइम के साथ क्या होगी, घटती जाएगी। तो अगर मैं एक्टिविटी का ग्राफ बनाऊं तो वो भी कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और इन्फिनिटी पे मेरी एक्टिविटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जाके यहाँ टच करेगा, और यहाँ पे 0 होगी, वहाँ पे वी कैन राइट एज एक्टिविटी की, जो आपका एक्टिविटी का ग्राफ है एक्चुअली, तो यहाँ पे ए इक्वल टू जो है ए नॉट के बराबर है। दिस इज योर एक्टिविटी, दिस इज योर एक्टिविटी। तो यहाँ पे a इक्वल टू ए नॉट होगा इस पॉइंट में, और फिर ये घटता जाएगा, और इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ पे ए नॉट जो वैल्यू आएगी वो ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी आएगी कहीं पे भी। ठीक है, तो दिस इज माई एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्लियर हो गया सबको, एक्टिविटी क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है एक्टिविटी की, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इसकी यूनिट क्या क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है? 1 Curie, 1 Becquerel. ऐसा यूनिट कौन सी होती है? Curie. नो, 1 क्यूरी नहीं होती, 1 बैक्यूरेल होती है। बैक्यूरेल क्या होती है, कितने डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होते हैं 1 बैक्यूरेल? 1 disintegration per second. यस, 1 बैक्यूरेल जो होता है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। और ये आपकी एसआई यूनिट भी है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी 2 यूनिट होती हैं आपकी रदरफोर्ड और क्यूरी, वो बड़ी यूनिट होती है इसके मुकाबले। तो 1 रदरफोर्ड इससे बड़ी होती है, और 1 रदरफोर्ड जो है वो होती है आपकी 10 टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डीके पर सेकंड। ठीक है, इसको आरडी भी लिखते हैं, 1 आरडी। ऐसी जो बैक्यूरेल है उसको 1 बीक्यू भी लिखते हैं, इस शॉर्ट में लिखते हैं बीक्यू। और तीसरी जो आपने मुझे बताई, ये तो एक हुई, ये दूसरी हुई, और तीसरी आपने बोली क्यूरी। क्यूरी सबसे बड़ी होती है, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 टू पावर 10 होता है। 1 क्यूरी जो होता है QURI, क्यूरी, इसको CI लिखते हैं, ये होता है 3.7 10 टू पावर 10, सबसे बड़ा है ये, 10 टू पावर 10 डीके पर सेकेंड। ऐसा यूनिट इज बैक्यूरेल, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड लिख सकते हो, केवल डीके पर सेकेंड, वो आपकी ऐसा यूनिट है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो इसके क्वेश्चन हमने पिछली बार नहीं किए थे, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं रिलेटेड टू द रेडियो एक्टिविटी एंड अदर थिंग। उसके बाद हम ट्राई करेंगे अल्फा बीटा गामा डीके को देखने का और बाइंडिंग एनर्जी को समझने का। उससे पहले इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आपकी एक्टिविटी टाइम के साथ जो घटती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सबको क्लियर होगा। एज वेल एज आपका जो पीछे हमने देखा था नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनका ग्राफ भी सेम बनता है। टाइम के साथ जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपके घटते हैं उनका ग्राफ भी जो बनता है
वो ऐसा कुछ बनता है। दोनों टाइम के साथ घटते जाते हैं, एक्टिविटी भी घटती जाती है। तो जो रेडियो एक्टिव सैंपल होगा इनिशियली खतरनाक होगा या टाइम के साथ खतरनाक हो जाएगा ज़्यादा, उसके साथ काम करना? सर इनिशियली ज्यादा डेंजर। Initially, हाँ, क्यों होगा इनिशियली? बिकॉज इनिशियली क्या ज़्यादा है? activity. एक्टिविटी। जो उसके डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं पर सेकंड वो ज़्यादा हैं। ए नॉट क्या, ए क्या है आपका? डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है ना, ये डी एन बाई डी टी है। तो इनिशियली आपका ए जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी उससे रेडिएशन बाहर निकलेंगे, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलेंगे। तो जो उसके साथ काम कर रहा है सैंपल के साथ, उसको डेंजर है कि उसको जो है खतरा हो जाए उससे। तो इनिशियली खतरा ज़्यादा रहेगा, बाद में कम हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन पहले थोड़ा इजी से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे लेवल जो है बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। कोई इसमें कुछ AIPMT के क्वेश्चन भी हैं आपके पुराने, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिसके टाइप के बोर्ड में आते हैं। तो दोनों टाइप हमने कवर करने की कोशिश की है। तो लेट अस सी वन बाय वन द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है कि, पहला सिंपल ही है। ये कह रहा है कि एक, आपने नाम सुना होगा रेडियोएक्टिव सैंपल, पोलोनियम सुना होगा? पोलोनियम, यस सर। है ना, पोलोनियम होता है, पीरियड टेबल में पढ़ा होगा आपने। तो ऑक्सीजन ये के उसमें आता है फैमिली में। ऑक्सीजन की उसमें आता है? अच्छा, मुझे तो आइडिया नहीं है। आई थिंक पोलैंड में खोज हुई होगी इसकी, तभी इसका नाम पोलोनियम पड़ गया। कई सारे आपके ऐसे हैं जो जहाँ पे खोज हुई है उसका नाम वैसे ही पड़ गया। तो पोलोनियम का सैंपल है, और इसका जो टी हाफ है वो 140 दिन है, 140 डेज। तो ये कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है आपको, जिसके बाद 16 ग्राम पोलोनियम 1 ग्राम में चला जाएगा, 1 ग्राम बचेगा मतलब। ये टाइम बताना है मुझे। सिंपल क्वेश्चन है, करिए। Sir, 560 days. 560 days is 560। 560, हाँ 560 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 560 आएगा। सर 560 डेज। 560 आ रहा है, ओके। कैसे किया है? सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में जो पढ़ी है उससे। उसका इक्वेशन लगाइए, लॉग वाली। यस सर। लॉग बेस ई एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। दूसरा किसने किया था अभी? Sir, मैंने क्या नाम है आपका? संचिता। संचिता, बताइए कैसे किया था आपने? सर, मैंने हाफ लाइफ निकाली थी कि कितनी हाफ लाइफ लगेंगी 1 तक जाने में, तो 4 हाफ लाइफ आ रही थी। करेक्ट। तो हम ऐसे लगाएंगे, 16 से एक हाफ लाइफ में ये 8 ग्राम हो जाएगा। दूसरी जब हाफ लाइफ लगेगी तो फिर ये 4 ग्राम हो जाएगा, और तीसरी हाफ लाइफ में ये 2 ग्राम हो जाएगा। और फिर आपको कितना चाहिए? आपको 1 ग्राम करना है इसे। तो फिर ये जो है आपका 1 ग्राम हो जाएगा। तो एक हाफ लाइफ कितनी दी हुई है आपको? 140 दिन की। तो यानी 140 दिन बाद ये 8 ग्राम हो जाएगा। अगले 140 दिन बाद 4 ग्राम, अगले 140 के बाद 2 ग्राम, और अगले 140 के बाद
1 ग्राम। तो यानी टोटल टाइम कितना लगा हमें? 140, 4 बार लगा है मेरे ख्याल से, इंटू 4, क्योंकि 4 हाफ लाइफ हमें रिक्वायर्ड हुई है यहाँ पे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 560 आई थिंक आ जाएगा डेज। क्लियर? केमिकल काइनेटिक्स से किसने निकाला था, क्या नाम था आपका? केमिकल काइनेटिक्स से किसने निकाला था, क्या नाम था बच्चे का, स्टूडेंट का? गोविंद। गोविंद। तो गोविंद उससे भी निकाल सकते हो, वो भी सही आया होगा आपका, 560 आया होगा उससे भी। यस सर। ठीक है। वैसे फिजिक्स में हम लोग यूजुअली ये यूज करते हैं क्योंकि हाफ लाइफ हमारा ऐसा कुछ आ जाता है, तो यूजुअली हाफ लाइफ के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अगर आपका हाफ नहीं आ रहा, बीच में कुछ और आ रहा है, 1/6, 1/4 आ रहा है, 1/6 आ रहा है या 1/7 आ रहा है, तब आप लॉग वगैरह यूज कर सकते हो, है ना? तो वहां पे हम वो यूज करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन सिंपल होते हैं फिजिक्स में, तो आराम से निकल जाते हैं, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल ही है क्वेश्चन अभी तो। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि BI आई थिंक बिस्मिथ होगा ये, 210, इसकी जो हाफ लाइफ है टी हाफ, वो 5 डे है। इसकी टी हाफ जो है वो 5 दिन है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा फॉर 7/8 पार्ट ऑफ द सैंपल टू डिके? 7/8 पार्ट ऑफ द सैंपल टू डिके। कितना टाइम लगेगा? सर 15 डेज। 2 4 8, हाँ 15, करेक्ट। इस बार क्या लगा गोविंद? सर मैंने ना उस पर बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली तो वो मेरी टिप पर आ गया है वही हाँ, केमिकल अच्छा काइनेटिक्स में। अच्छा, गुड गुड। बाकी लोग भी कर लो, सिंपल है तो इसमें तो कुछ है नहीं। कह रहा है 7/8 ऑफ द सैंपल टू डिके, तो बचेगा कितना सैंपल है देख लो बस। कितना बचेगा? इनिशियली मान लो एन नोट था, डिके कितना हुआ 7/8, तो कितना बचा N0/8? तो कितना टाइम लेगा ये टी, कितनी हाफ लाइफ लेगा ये? N0 जो होता है, एक हाफ लाइफ के बाद N0/2 होता है, 2 के बाद N0/4 हो जाएगा, 3 के बाद N0/8 हो जाएगा। कितनी हाफ लाइफ लगी हमारी? तीन हाफ लाइफ लगी। हम्म, 3 हाफ लाइफ लगी ना? आयुषी, चैनिका कितनी लगी? 3 लगी, नहीं लगी? Yes, sir. 3 हाफ लाइफ लगी। और एक हाफ लाइफ हमारी कितने दिन की थी? 5 दिन की। तो टोटल टाइम कितना लगेगा?
टोटल टाइम जो मुझे लगेगा विल बी इक्वल टू 3t½ यानी कि 3 × 5 यानी कि 15 डेज। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल टिप पे हो जाए, मैंने तो करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने करा है कैलकुलेशन। आपको पेपर में अगर आ गया ये, पेपर में तो आपको ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आया तो सीधा देखना आपको कि ये 1/8 बचेगा, और 1/8 बचने का मतलब ये है कि एक हाफ लाइफ में आधा होता है, दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/8, 3 हाफ लाइफ लगी होंगी तो 15 दिन, सीधा खत्म आंसर। इतना आपको टिप पे होना चाहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी बोल सकता था वो कि आफ्टर हाउ मच टाइम 7/8 मतलब कितना परसेंटेज हो गया? अगर परसेंटेज में मैं निकालूं तो कितना हो गया? 87.5% आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर मैं 7/8 को परसेंटेज में निकालूं तो कितना आएगा? 87/5 ऐसे ही आएगा। 4 से करूंगा, 4 दूनी 8, 25, 12.5 यस इंटू सर, इतना ही आएगा। 75% फिर 25 का आधा 30%। ऐसे ही आएगा ना? यस सर, 87.5% डिके हो चुका है। डीके होगा तो बचा कितना? इतना बचा 12.5। तो वो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था आपको कि कितने टाइम बाद 12.5% बचेगा, तब भी वही करना है भाई। आपका सैंपल जो है एक बार डिके होगा तो कितना बचेगा? 50%। एक हाफ लाइफ के बाद, अगली हाफ लाइफ के बाद 25%, और उससे अगली हाफ लाइफ के बाद 12.5%। कितनी हाफ लाइफ लगी हमारी? 3 हाफ लाइफ लगी। तब भी आंसर आपका क्या आएगा? तब भी आपका आंसर आएगा 3 हाफ लाइफ यानी कि 15 दिन। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है परसेंटेज में। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कितना डिके होगा, कितना परसेंट बचेगा, कितना परसेंट डिके होगा। परसेंट में भी पूछ सकता है, रेशो में भी पूछ सकता है, फ्रैक्शन में भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन सारे क्वेश्चन आपको एक ही तरफ को ले जा रहे हैं, एक ही तरीका है उसका, वो है कि हाफ लाइफ चेक करना कि कितनी हाफ लाइफ आपकी लगती है। ठीक है, कर लोगे ये? Yes, sir. यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी अभी सिंपली हाफ लाइफ से रिलेटेड ही है। इसमें ये पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाफ लाइफ जो रेडियम की है वो कितनी दे रखी है? 1600 साल। बाप रे बाप, 1600 साल में आधा होता है। ओके, तो हाफ लाइफ इसकी ये टी हाफ है, ठीक है, इक्वल टू टी हाफ है ये रेडियम की। तो ये कह रहा है कि आफ्टर 6400 ईयर कितना फ्रैक्शन बचेगा? फ्रैक्शन ऑफ रेडियम लेफ्ट। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए सबका। Sir, 1/4. कितनी हाफ लाइफ आ रही है? 4 हाफ लाइफ आ रही है मेरे ख्याल से। हाफ लाइफ So 1/16. हाँ करेक्ट। किसने बताया? संचिता। Yes, sir. ओके, तो कितनी 4 हाफ लाइफ आ रही थी ना, क्योंकि 6400 साल हैं और टी हाफ आपका जो है 1600 है। तो जो आपका टी हाफ है वो 1600 है और टी आपका जो है वो 6400 साल है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ है। तो सैंपल आपका जो बचेगा, नहीं है। हाँ सैंपल आपका जो बचेगा वो n0 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो यानी कि n0/16
16। तो फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो फ्रैक्शन n बाय n नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1/16। दिस इज द आंसर। ये भी सिंपल था। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन तो कर लोगे ना कितने, अगर आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन तो। यस सर। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आप पे रेडियो एक्टिव सैंपल हैं ए और बी। ये रेडियो एक्टिव सैंपल है आपकी, और इनकी जो टी हाफ है, ए की तो है 20 मिनट और बी की है 40 मिनट। ए की 20 मिनट है और बी की 40 मिनट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इनिशियली ए और बी के न्यूक्लियाई इक्वल हैं, एन ए इक्वल टू एन बी है। कब? इनिशियली, यानी टी इक्वल टू 0 पे ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आफ्टर 80 मिनट, आफ्टर 80 मिनट रेशो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए और बी के कितने होंगे? रेशो ऑफ डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ए और बी। ये रेशो कितना होगा? फाइव रेशियो फोर। 5:4। 5:4 सही है सर। करेक्ट है। बाकी लोग भी निकालो, फटाफट कर सकते हो, अब तो ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। 80 मिनट है और डिकेड न्यूक्लियस का निकालना है आपको। टी हाफ आपको पता है, ए के न्यूक्लियस दोनों के इनिशियली बराबर हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, एन नॉट है, ये भी एन नॉट है। अब टी हाफ इसका कितना था? ए का 20 मिनट था और इसका कितना था? 40 मिनट। आपको 80 मिनट के बाद चाहिए, तो 80 मिनट के बाद यानी कि 20 मिनट के बाद ये हो जाएगा n0/2। इसके तो 4 हाफ लाइफ लग जाएंगी ना, इसकी तो 4 हाफ लाइफ हो जाएंगी। 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, फिर 20 मिनट करेगा, तो ये करते करते n0/16 पहुंच जाएगा फाइनली 4 हाफ लाइफ के बाद, 2⁴। और इसकी क्योंकि 40 मिनट है हाफ लाइफ, तो 80 मिनट में इसकी 2 हाफ लाइफ निकलेंगी। तो एक में n0/2 होगा और एक में ये n0/4 हो जाएगा। तो ये t इक्वल टू 80 पे ये इतना बचेगा और t इक्वल टू 80 पे ये इतना बचेगा। आई थिंक यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। यस सर। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? क्वेश्चन में क्या पूछा, किसका रेशो पूछा है? डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। करेक्ट, डिकेड का पूछा है। तो डिकेड, इस केस में डिकेड न्यूक्लियर कितने हो गए?
एन नॉट बाई 16 50। बचा आपका ना, तो इनिशियली एन नॉट था, ये बोल रहे हो? यस सर। करेक्ट। तो ये हो जाएगा 15/16 एन नॉट, 15/16 ऑफ एन नॉट हो जाएगा ये तो। और यहाँ पे कितना बचेगा? एन नॉट में से एन नॉट बाई 4 गया है, कितना बचेगा? 3n0/4. करेक्ट। आपको रेशो चाहिए, किसका चाहिए? ए बाई बी का रेशो चाहिए। तो मुझे फाइनली ए बाई बी का रेशो चाहिए जो डिकेड हो गए। तो ए बाई बी का जो रेशो आएगा डिकेड का, वो आपका आ जाएगा, ए का तो आ रहा था एन नॉट 15/16, और बी आपका आ रहा था 3/4। इनको अगर सॉल्व करोगे तो 4 और 5, तो 5/4 आ जाएगा मेरे ख्याल से। क्लियर? क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ओके। दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई मेंस। तो आपका जेई मेंस के क्वेश्चन कई बार आपके एआईपीएमटी में आ जाते हैं, तो आपके लिए जरूरी है वो भी करना। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो सीबीएसई का ही है, पीएमटी का ही। और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये सीबीएसई पीएमटी का क्वेश्चन है आपका, नीट का यानी। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए मिक्सचर कंटेन टू मटेरियल A1 A2, A1 प्लस A2 है इसमें मिक्सचर में, विद हाफ लाइफ ऑफ 20 एंड 10 सेकेंड। टी हाफ जो इसका है वो 20 और 10 सेकेंड्स है। इनिशियली ए जो है, A1 जो है इनिशियली वो है 40 ग्राम इस मिक्सचर में, और A2 जो है वो है 160 ग्राम। ये टी इक्वल टू 0 पे है। तो ये कह रहा है दोनों का अमाउंट बराबर कितने टाइम बाद होगा। निकालो फटाफट। जितनी देर मैं क्वेश्चन लिखूंगा उतने में आंसर निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। पुट्टी 40 सेकेंड्स। सही लग रहा है मुझे तो। सही है। बाकी लोग भी निकालो फटाफट से, सिंपल है ये भी। Yes, sir. 40 आ रहा है. 40 आ रहा है। क्या अप्रोच लगाई यस अभी? सर 40। संचिता क्या अप्रोच लगाई? हाफ लाइफ को बढ़ाते गए सर। हाफ लाइफ को बढ़ाते गए, फिर चेक कर लिया कहाँ पे बराबर हो गए। यस सर। ओके। तो ये 40 ग्राम था A1, अगर देखें तो 40 ग्राम, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 20 सेकेंड है ना। और A2 जो है मेरा वो 160 ग्राम था, हाफ लाइफ 10 सेकेंड है इसकी जो है, सॉरी इसकी 10 सेकेंड है, इसकी 20 सेकेंड थी। ठीक है, 20 सेकेंड बाद ये हो जाएगा 20, और फिर 20 सेकेंड बाद 10। इसको चेक कर लेते हैं पहले। 10 सेकेंड बाद, मैंने ये तो इक्वेट भी कर सकते हो नंबर ऑफ से डायरेक्ट फार्मूला लगा के, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना। ऐसे अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आपको देखना पड़ेगा 10 सेकेंड बाद ये हो जाएगा 80, अगले 10 सेकेंड बाद ये हो जाएगा 40, और अगले 10 सेकेंड बाद ये हो जाएगा 20, और अगले 10 सेकेंड बाद हो जाएगा 10। तो 40 सेकेंड हो गए इसको अब तक, और 40 सेकेंड में 10 पे पहुंचा, और ये भी 40 सेकेंड में 10 पे पहुंचा। तो यानी कि दोनों 40 सेकेंड बाद
इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते थे। दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप सैंपल से इक्वेट कर सकते थे नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर वो निकाल के। तो मान लो इसकी 40 ग्राम सैंपल है और इसकी हाफ लाइफ 2 की पावर मान लो N1 यूज हुई है, ये इक्वल होगा फिर 160/2 की पावर मान लो इसकी N2 हाफ लाइफ यूज हुई है। ठीक है, अब हाफ लाइफ आपको पता है टाइम के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ जब निकालते हैं हम, तो हमारी हाफ लाइफ जो होती है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ जब निकालते हैं तो वो होता है हमारा टाइम बाय टी हाफ। उससे हमारी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है, 2 हाफ लाइफ हो गई है, 3 हाफ लाइफ हो गई है, 4 हाफ लाइफ हो गई। तो उसका ऐसे लिख सकते थे 40/2 की पावर N1 जो है आपका वो हो जाएगा। टाइम तो आपको पता नहीं है, टी की जगह टी पुट करते हैं, और टी हाफ आपकी जो है 40 वाले की सैंपल की वो है 20, इक्वल टू 160/2 की पावर T/, इसका हाफ लाइफ है 10 सेकेंड, तो यहाँ 10 लिखता मैं। अब इन दोनों को जब इक्वेट करूंगा तो 40 से 160 करेगा तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर T/10 और टू की पावर T/20। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर, इसको सॉल्व करूंगा तो पावर माइनस हो जाएंगी क्योंकि अपॉन में है। तो T/10 माइनस T/20 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 20 एलसीएम आ जाएगा, और 2 - 1 आएगा तो T/20 आ जाएगा इनफैक्ट। तो ये आ जाएगा 2 की पावर T/20 इक्वल टू 2 की पावर 2। यहाँ से मेरा आ जाएगा T/20 इक्वल टू 2। अगर मैं पावर कंपेयर करूँ तो T इक्वल टू 40 सेकेंड। तो मेरा 40 सेकेंड में दोनों का कंसंट्रेशन T इक्वल टू 40 में मेरा दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे, या फिर इस तरीके से भी कर सकते थे जो मैंने पहले यूज किया था। क्लियर? दोनों तरीके क्लियर हो गए सबको? यस सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। आज जोश सा कम कम सा क्यों लग रहा है? जोश थक गया सब? नो सर, इन फुल डेट शीट तो नहीं आ गई बोर्ड की? सर अभी कैसे आ जाएगी? अभी नहीं आई ना। वैसे डेट शीट आती है तो जोश तो बढ़ता है उस टाइम पे, जब डेट शीट आती है तो कम नहीं होता उस समय। अच्छा, अभी आई नहीं, इसलिए इसलिए सब ढीले पड़े हुए हैं। ठंड बढ़ रही है और पेपर का पता नहीं चल रहा कब होंगे। कोई बात नहीं, तैयारी अपनी फुल रखो, और तैयारी अपनी नीट के हिसाब से रखो। बोर्ड तो जो है वो है ही, नीट भी तो करना है आपको। अगला क्वेश्चन करते हैं अब, इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 80 kg रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है 10 kg में जा रहा है 1 घंटे में। तो ये पूछ रहा है डीके कांस्टेंट पूछ रहा है। डीके कांस्टेंट कितना होगा, लैम्डा विल बी हाउ मच, और आंसर जो है वो एसआई यूनिट में चाहिए मुझे, सेकंड में। ये निकालना आपको।
क्या हो भाई, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। 5.7 into 10 to the power minus 4. पर सेकेंड। Yes, sir. करेक्ट है। 5.8 लिखा है यहाँ पे वैसे। 5.8 10⁻⁴। हमें यार सीधी सी बात है, टी हाफ पता चल गया यहाँ से, तो टी हाफ और लैम्डा में रिलेशन पता है हमें। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था रिलेशन। Sir, simple log base e n upon n naught is equal to minus lambda t से कर लिया। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या फिर आपने अभी रिलेशन क्या बताया था, ये बताया था ना। और यहाँ पे टी हाफ कितनी होगी, 80 से 10 होने में कितनी टी लगी होंगी। सर इसमें 2 स्टेप बढ़ गया ना, फिर टी हाफ निकालो पहले। हाँ, वो अप्रोच है यार, फिजिक्स वालों की अप्रोच अलग है, केमिस्ट्री की अप्रोच अलग होती है। केमिस्ट्री है लॉग से चलते हैं सीधा, है ना, अप्रोच पे डिपेंड है। तो टी हाफ ऐसे निकालने की जरूरत नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है यहाँ पे कि 80 से पहले 40 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, यानी तीन तीन टी हाफ लगी हैं। और टोटल टाइम लगा है इसमें 1 घंटा, यानी 60 मिनट। तो एक टी हाफ जो मेरी होगी वो 20 मिनट की होगी। तो यहाँ पे टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो 20 मिनट, यानी कि 20 × 60 सेकेंड। बस इसे सॉल्व कर लो। आ गया 6×2 = 12, 10⁻⁻²। और कम कर लो, अगर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो 69.3 कर लो, 10⁻⁻4 हो जाएगा फिर। अब सॉल्व कर लो, 12×5 = 60, और 69 है 90, 12×7 = 84, फिर बचेगा कितना, 6 63, 12×5 = 60। ऐसा कुछ बनेगा लगभग। ठीक है। समझ में आया सबको। या मैंने टी आप डायरेक्ट निकाल दिया तो ना आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सैंपल जो है आपका 80 से घट के 40, और 40 से फिर 20, और 20 से फिर 10, यानी तीन टी हाफ लगी हैं। तो ये 1 घंटा है 60 मिनट का, इसमें तीन टी हाफ लगी है मेरी। तो एक टी हाफ मेरी जो होगी वो होगी 20 मिनट की। इतना तो मुझे डायरेक्ट निकाल लेना चाहिए बिना कैलकुलेशन की। वही मैंने यहाँ पुट किया है, मेरे को ऐसा यूनिट में चाहिए था, मैंने सेकंड में पुट किया, 20 × 60, उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर सबको। गोविंद, यस आयुषी, सर। चयनिका, सबको क्लियर है। कोमल, कुणाल, मेघा, महक, संचिता, श्याम, उषा, यासिका, सबको क्लियर। Yes. हाँ, सब लोग क्लियर करते जाओ कंसेप्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है ना। जो कंसेप्ट बन रहा है वो बन गया, बस कंसेप्ट अभी बन जाएगा कंसेप्ट। और अगर अभी गलत कर दोगे, कंसेप्ट को नहीं समझोगे, तो फिर वो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि अब टाइम कम है वैसे भी आपके पास। तो अगर कोई भी डाउट है तो भी पूछ लो यहाँ पे, है ना। चलो, आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल। और जो हम टी हाफ अभी तक निकाल रहे थे, वो भी सबको क्लियर हो गया होगा कि टी हाफ का मतलब क्या होता है, निकालते कैसे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक सैंपल है आपके पास, रेडियो एक्टिव सैंपल, और उसकी जो टी हाफ है वो कैपिटल टी के बराबर दे रखी है। ठीक है। हाफ लाइफ जो है इसकी ये है। तो ये कह रहा है कि, और t = 0 पे जो आपका सैंपल है, t = 0 पे आपके n0 न्यूक्लियाई हैं। t = 0 पे आपके न्यूक्लियस कितने हैं, n0 है आपके पास। तो ये कह रहा है कि कितना टाइम मुझे लगेगा n0/2 से n0/10 जाने में।
आपका सैंपल n0/2 से n0/10 जाने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, अगले 2-3 क्वेश्चन टफ आने वाले हैं, थोड़ा सा ढंग से करना। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं इसमें। ln5/ln2 है लास्ट ऑप्शन। Sir, T times of ln5 upon ln2. डी ऑप्शन। डी बोल रहे हो आप? ठीक है, डी इज द आंसर। अच्छी प्रैक्टिस कर लिया आपने क्वेश्चंस की इनकी। गोविंद किस में करिए, फिजिक्स में करिए, केमिस्ट्री में करिए प्रैक्टिस? सर अभी मैं ना केमिस्ट्री कर रहा था, केमिकल काइनेटिक्स, अच्छा, वहां पे करिए प्रैक्टिस। और एनसीईआरटी से भी पढ़ा जा रहा है न्यूक्लियाई। ओके ओके, ठीक है, गुड। करो, बाकी लोग भी कोई सॉल्व करो, फिर करते हैं। दो क्वेश्चन और करने हैं, फिर इसके बाद फिर अगले टॉपिक में मूव करते हैं। बाकी लोग नहीं कर पाए अभी? कोमल, कुणाल, मेघा, महक, परमिता, सादिया, संचिता, उषा, याशिका, कर पा रहे हो? या हिंट दूं कुछ?
हाँ जी, कोई हेल्प करेगा मेरी गोविंद के अलावा, जो काफी लास्ट तक पहुंच गया आंसर के, तो हेल्प करके बता दो, एक बार आंसर निकाल लेते हैं। बता दो, कोई भी बता दो, गलत बता दो, जरूरी थोड़ी सही बताना है, जो आपके दिमाग में आ रहा हो बताओ। नो आइडिया। चलो मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कुछ होता है नहीं होता। हम पे फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला पता है हमें तो, एन इक्वल टू एन नॉट ये। अब ये कह रहा है एन नॉट बाय टू से एन नॉट बाय टेन कब होगा, तो मान लो एन नॉट बाय टू कब होगा ये, ई की पावर माइनस लैम्डा, मान लो टी वन टाइम पे ये जो है एन नॉट बाय टू हो जाता है, तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा वन बाय टू इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन। ऐसे ही मैं दूसरे वाले केस के लिख सकता हूँ। दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है, ये एन बाय टेन ये किस टाइम में हो जाएगा, तो मान लो टी टू टाइम में एन नॉट बाय टेन हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस लैम्डा टी टू। यहाँ से कट जाएगा तो वन बाय टेन हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी टू। ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मुझसे, क्वेश्चन ने पूछा टाइम पूछा, इसके जो टाइम कितना लगेगा। तो ये जो सैंपल है मेरा, टी इक्वल टू जीरो पे एन नॉट था, टी इक्वल टू जीरो पे, टी वन पे मैंने ये मान लिया और टी टू पे ये मान लिया। तो मुझे टाइम किसके बीच का निकालना है, इसके बीच का टाइम निकालना है, एन नॉट बाय टू से एन नॉट बाय टेन होने का। तो टाइम मेरा जो होगा वो कितना होगा, टी टू माइनस टी वन होगा। मुझे कौन सा टाइम चाहिए, टी टू माइनस टी वन, ये टाइम चाहिए। ये सबको क्लियर। यस सर। ठीक है, कैसे निकालूं इसको मैं, दो इक्वेशन है मेरे पास, कैसे निकालूं इन दोनों से, क्या करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड जमा गुणा, क्या करूं, ताकि मेरा टी टू माइनस टी वन आ जाए। ये इक्वेशन बनी है हमारी। सर मैं अपना मेथड बता दूं। अभी आप कभी कर लेते हैं, चलो थोड़ी देर में। इसके कई मेथड हो सकते हैं, इस तो करने को तो कई मेथड से लगा सकते हो इसे। आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है, बस आप क्या दिमाग में क्या आपके इजी हो रहा है। यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। तो क्या करूँगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ दोनों को, तो मेरी पावर माइनस में हो जाती है, पावर जब डिवाइड होती है तो अगर मैं डिवाइड कर दूँ इन दोनों को, तो वन बाय टू और वन बाय टेन कर देता हूँ, या टू को वन से डिवाइड कर लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ, ताकि टी टू माइनस टी वन आ जाए। टू को डिवाइडेड बाय वन कर लेता हूँ मैं इक्वेशन को। टू को डिवाइडेड बाय वन करूँगा तो क्या आएगा, वन बाय टेन डिवाइडेड बाय वन बाय टू इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी टू डिवाइडेड बाय ई की पावर माइनस लैम्डा टी वन, जो कि आपका हो जाएगा, इधर सॉल्व करोगे तो वन बाय फाइव हो जाएगा मेरे ख्याल से, और ये हो जाएगा ई की पावर माइनस लैम्डा टी टू और प्लस लैम्डा टी वन विच इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा, अगर मैं कॉमन ले लूँ, या माइनस लैम्डा कॉमन लेना चाहिए इनफैक्ट, टी टू माइनस टी वन, ये हो गया ये। ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, एल एन ले लेता हूँ दोनों तरफ, लॉग एल एन वन बाय फाइव इक्वल टू एल एन ऑफ ई की पावर माइनस लैम्डा टी टू माइनस टी वन। अब आपको पता है जो इसकी पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो पावर बाहर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा टी टू माइनस टी वन एल एन ऑफ ई।
और ln ऑफ ई कितना हो जाएगा? बेस ई है और ये भी ln ई है, 1. ये तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही, करेक्ट। किसने बताया? संचिता. संचिता, करेक्ट, गुड। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा T2 माइनस T1। बस अब क्या करना है यहाँ पे ln 5 है, तो इसको आंसर किसकी फॉर्म में दे रखा है आपको? ln 5 की op, थे ना ऑप्शन आपके, ln 5 के टर्म में दे रखे थे, तो उसको लिख सकता हूँ माइनस ln 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/5 है ये, तो माइनस ln 5 कर सकता हूँ मैं। जो समझ में नहीं आएगा बता देना, मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टियाँ पता है लॉग की, जहाँ पे नहीं पता बता देना कि ऐसे ऐसे क्यों लिख दिया मैंने फटाफट से। तो ln 5 आपका आ गया ये, तो T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आई वो आ गई ln 5 बाय लैम्डा। और लैम्डा आपका क्या होता है? लैम्डा आपका होता है 0.693 बाय टी हाफ, और 0.693 कुछ नहीं होता, वो ln 2 की वैल्यू आई थी हमारी, हमने देखा था। तो एक्चुअली ये हो जाएगा ln 5 बाय ln 2, और टी हाफ चला जाएगा ऊपर। टी हाफ की वैल्यू शायद क्वेश्चन में दे रखी थी, टी दे रखी है, कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी आ जाएगा यहाँ पे। कैपिटल टी आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया T2 माइनस T1 इक्वल टू दिस, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ln 5 बाय ln 2 इंटू टी, विच वॉज ऑप्शन नंबर डी। तो एक तरीका तो ये हो सकता है जो हमने अभी लगाया, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो, फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें तरीका ये लगाया हमने भाई, हमने देखा कि उसने दो आपको केस दिए, उसने बोला कि n0/2 से सैंपल n0/10 कब हो जाएगा। तो मैंने मान लिया भाई टाइम इसमें t=0 पे n0 था सैंपल, मैंने मान लिया t1 पे n0/2 होगा और t2 पे n0/10 होगा। तो मैंने दोनों इक्वेशन, मुझे पता है इक्वेशन तो ये होती है, इसमें टाइम वेरी करता रहता है, तो मैंने टाइम वेरी कराया, पहले मैं t1 टाइम पुट किया, t1 टाइम पे सैंपल की वैल्यू मान ली n0/2, तो ये सॉल्व होकर ये बन गया इक्वेशन। एक और इक्वेशन मैंने मानी, उसे मैंने टाइम t2 माना और सैंपल मान लिया n0/10 जो बचेगा, तो यहाँ से सॉल्व होकर ये बन गया इक्वेशन ये। अब मुझे निकालना क्या था, टाइम इन दोनों बीच का, कितना टाइम गुजर जाएगा। टाइम आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे टाइम t1 हुआ है, यहाँ पे t2 हुआ है, तो इन दोनों के बीच में टाइम गुजरा होगा और t2 माइनस T1 गुजरा होगा। तो मुझे एक्चुअली t2 माइनस T1 चाहिए था, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, 2 और 1 को यहाँ पे कर दिया डिवाइड। तो जब डिवाइड किया तो आपका जो है ये क्या आया यहाँ पे, ये आया 1/10 और 1/2, ये सब सॉल्व होके ये बना आपका फाइनली। फिर मैंने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, ln 1/5 इक्वल टू ln ऑफ e की पावर ये आ गया, इसको मैं बाहर ले आया पावर को, पावर मेरी बाहर आ गई, अंदर मेरा जो बचा वो ln e बचा, ln e 1 होता है, तो मेरा जो बचा वो माइनस लैम्डा इंटू T2 माइनस T1 बचा, और यहाँ पे ये 1/5 था, तो उसको मैं लिख सकता था माइनस ln 5, है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो फाइनली आई गॉट लैम्डा, सॉरी T2 माइनस T1 जो है वो ln/5 बाय लैम्डा आ गया, और लैम्डा मुझे पता है क्या होता है, 5 बाय लैम्डा है, और लैम्डा मुझे पता है वो 0.693/T ऑफ होता है, 0.693 क्या था मेरा, ln 2 था एक्चुअली, ln 2, और ये इससे आया। तो टी हाफ की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल टी देख थी क्वेश्चन में, तो मैंने कैपिटल टी पुट किया, तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, आयुषी क्लियर हो गया, ठीक है। अब बताओ भाई क्या बता रहे थे आप गोविंद, अपना तरीका बताओ। सर मैंने किया है log बेस ई एन अपॉन 2n इजकल टू माइनस लैम्डा टी। एक मिनट, उसको लिख लेते हैं जो आप बोल रहे हो। बोलो क्या बोल रहे हो। log बेस ई एन अपॉन 2n हम्म इजकल टू माइनस लैम्डा कैपिटल टी।
ओके, ये फॉर्मूला अच्छा ए बाई ए माइनस एक्स वाला वो लगा रहे हैं, ए माइनस एक्स बाई। इसको सर हमने डिवाइड कर दिया लॉग बेस ई 2 टाइम्स ऑफ n अपॉन 10 टाइम्स ऑफ n नॉट। 2 टाइम एन कैसे है? सर क्या मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो मैंने अब इनिशियल वैल्यू ली है वो मैंने n नॉट अपॉन 2 ली है, तो वो 2 ऊपर में आ गया है। अच्छा, इक्वल इनिशियल टू वैल्यू लैम्डा टाइम्स ऑफ x। लैम्डा टाइप ऑफ। x और x की वैल्यू निकाल ली। ओके। अच्छा, आपने इनिशियल वैल्यू की एन नॉट बाई 2 ली है। यस सर, जो नीचे सर डिवाइड में किया उसमें इनिशियल वैल्यू n नॉट बाई 2 ली है और फाइनल n नॉट अपॉन 10 लिया है। फाइनल एन नॉट बाई 10 लिया है। ओके, ठीक है। हाँ, कर सकते थे, ये भी तरीका हो सकता था। और एक तरीका और हो सकता था, आपकी इक्वेशन जो है ये होती है एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी होती है। तो आप जो स्टार्ट कर रहे हो, अगर मैं एन नॉट बाई 2 से ही स्टार्ट करूँ इसे और एन नॉट बाई 10 तक लेके जाऊँ, तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनिशियली आपका अगर मैं मान लूँ कि टी इक्वल टू 0 पे सैंपल एन नॉट बाई 2 है, और जो मेरे को टाइम चाहिए टी, उस पर सैंपल मेरा एन नॉट बाई 10 है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी? फाइनल मेरा सैंपल एन नॉट बाई 10 हो जाएगा और इनिशियल सैंपल मेरा एन नॉट बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी। और यहाँ पे मुझे टी टू माइनस टी वन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही टाइम अपना कहाँ से किया है? एन नॉट बाई 2 से ही टाइम स्टार्ट किया है। सर। तो मेरा जो टी आएगा एक्चुअली, वो टी जो है वो फाइनल टी ही आएगा। तो इसी को सॉल्व शायद इन्होंने किया है, तो ये 2/5 आ जाएगा यहाँ से। जब इसे सॉल्व करोगे आप, एन नॉट से एन नॉट कट जाएगा, 2/5 इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी आ जाएगा। आप दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ये आ जाएगा ln2/5, लेकिन ln2/5 आएगा, है ना, इक्वल टू माइनस लेमडा टी। ln2/5 इक्वल टू माइनस लेमडा टी आया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अब आगे। तो ln2/5 इक्वल टू माइनस लेमडा टाइम टी चाहिए मुझे, और ये मेरे को पता है दिस इज नथिंग बट ln2/t½ होता है। तो ये मेरा ये आया टी अभी, इसको मुझे सॉल्व करना भी आगे, और ये मेरा ln2/5 आ रहा है। तो इसका क्या करो? कैसे करोगे इसको फिर? ln2/5 आएगा, ये बना कुल मिला के अभी तक तो जो मेरा बना वो ये बना कि टी जो है यहाँ से आएगा वो आ जाएगा कैपिटल टी बाय ln2, और यहाँ पे ln2/5 बाहर माइनस। सर ln 1/5 आना चाहिए शायद। 1/5 आएगा, चेक कर लेते हैं। यस सर 1/5 ही आ रहा है। हाँ, 2 से जब 10 को काटोगे तो 1/5 आएगा, नहीं तो फंस गया था ना हम लोग। तो यहाँ पे 1/5 आना चाहिए, करेक्ट। किसने बताया? संचिता। ओके, थैंक यू संचिता। यहाँ पे 1/5 आएगा, क्योंकि 2 से कट गया ना 5, तो 200 कट ही गया था, तभी तो 1/5 आया। तो ये 1/5 आएगा, तो यहाँ पे हमारा 1/5 आएगा, ये 1/5 चलता रहेगा। कहाँ चला गया हमारा? तो ये 1/5 आएगा यहाँ पे, 1/5, 1/5। तो ये -1/5 है, क्योंकि तो ये ln5 हो जाएगा, ln5/ln2 और इंटू टी। आई होप गोविंद की अप्रोच लगभग इसी के आसपास थी। यस सर। तो दिस वाज इजियर एज कंपेयर टू फर्स्ट। अगर हम इसको लगाएं तो ये जल्दी आंसर आ गया आपका। n0/10 आपने माना, n0/2 माना, और सीधा आपका आंसर आ गया।
आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ये भी कर सकते थे। तो इट डिपेंड्स, मैंने कहा कई सारे तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका कंफर्टेबल हो आप करने में क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। ओके, समझ में आ जाए सबको अब? अगला क्वेश्चन यस करें? सर, आगे बढ़ाइए। अच्छा, अगला क्वेश्चन करें ना? सर अब आगे बढ़ा दीजिए, बहुत हो गए क्वेश्चन। एक आधा क्वेश्चन और कर लो यार, रुक जाओ अभी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो भी तो होना चाहिए, मैंने क्या नाम बोलते हैं, वैरायटी सारी कवर तो हो जाए। पता चला पेपर में कुछ और आ गया, फिर आप बोलोगे कि सर वो निकला ही नहीं पेपर में, सॉल्व ही नहीं हुआ। एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नीट का ही कर लेते हैं क्वेश्चन एक, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने काफी क्वेश्चन कर लिए होंगे ना, इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा अभी। अच्छा चलो, बाकी लोग भी यस सर। और इजी क्वेश्चन कर रहे थे अभी तक, तो लास्ट के क्वेश्चन थोड़ा सा अब अच्छे आ रहे हैं। चलो, ये हो रहा है कि एक सैंपल ए है, इसका डिके कांस्टेंट जो है वो है 8 लैम्डा, और एक सैंपल बी है, इसका डिके कांस्टेंट जो है लैम्डा है, और इनिशियली दोनों के न्यूक्लियाई बराबर है। टी इक्वल टू 0 पे दोनों के न्यूक्लियाई बराबर हैं। तो ये कह रहे हैं आफ्टर कितने टाइम के बाद इसके न्यूक्लियस का जो रेशियो होगा एन बी बाय एन ए, वो 1/E होगा। कितने टाइम के बाद, ये क्वेश्चन कर लो, फिर आगे मूव करते हैं। आंसर लैम्डा की टर्म में निकालना है। -1/7 लैम्डा। माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा, टाइम तो प्लस ही होगा ना। 1/7 लैम्डा इज करेक्ट आंसर। बस ये देखिए, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। Yes, sir, 1/7 lambda. 1/7 लैम्डा, ओके। तो 1/7 लैम्डा। ओके, तो आई थिंक सबका ही आ गया लगभग। जरूरत है करने की, कर लोगे सब लोग? आगे मूव Yes, sir. कर लोगे ना? आगे मूव करें? Yes, sir.
ठीक है। चलो गोविंद, हो गया नहीं हुआ? सर मैं अप्रोच गलत लगा रहा हूँ। गलत लगा रहे हो? कर लोगे ट्राई खुद एक बार? ये सर कर लूंगा, वरना ठीक। दोबारा पूछ लूंगा। ठीक है, आंसर लिख लो, 1/7 लैम्डा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको हाफ लाइफ के क्वेश्चन अगर आ गए या डीके कांस्टेंट के क्वेश्चन आ गए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पेपर में, चाहे वो बोर्ड में आए और चाहे वो कंपटीशन में आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें और चीज़ें क्या हमारी रह गई थी। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे थे, रेडियो एक्टिव डीके की, तो हमें देखना है कि न्यूक्लियर में जो है क्या क्या फैक्टर होते हैं जो उसको स्टेबल बनाते हैं या अनस्टेबल बनाते हैं। कौन से फैक्टर ऐसे हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता क्यों है, कौन से फैक्टर हैं, तो वो हमें सब देखना है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह समझनी है, और डीके जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीके हैं, अल्फा बीटा गामा डीके, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सब देखनी है। और फिर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में समझना है इसमें। तो ये सब हमारा न्यूक्लियस वाले पार्ट को कंप्लीट कर देगा, रेडियो एक्टिविटी को। फिर हम मूव कर सकते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तो देखो बेसिक चीजें आपको इसमें आइडिया होगा कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन सी क्या क्या चीजें रहती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इनका मास वगैरह का आपको आइडिया होगा कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, एग्जैक्टली बराबर तो नहीं होता लेकिन लगभग बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन के मुकाबले काफ़ी हैवी होता है। इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस रहता है। तो ये सब आपको पता होगा, इनकी खोज किसने करी, क्या करी, तो ये सब तो सिंपल चीज़ें हैं, ये आपको आइडिया होगा क्या क्या होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर एटॉमिक नंबर जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर आता है आपका। और मास नंबर? सर जेड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपके न्यूट्रॉन भी क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो आपका जो मास नंबर आता है वो वहां से आता है। ठीक है, मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क है। मास नंबर इज ए नंबर, एटॉमिक मास जो है एग्जैक्ट आपको कुछ वैल्यू निकलेगी, है ना, 70.45। सर और मास नंबर इनटू 1 म्यू। हाँ, मास नंबर आपका जो होगा वो नंबर में हम यूजुअली लिखते हैं ना कि भाई 5 है, 10 है, 15, 20, आप ऐसे तो लिखते हो। जब आप किसी का भी लिखते हो, मान लो आप सिल्वर का लिख रहे हो या गोल्ड का लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो, तो आप नंबर लिखते हो ना, 197 है जैसे गोल्ड का, या तो वो होता है। कई बार आपके आइसोटोप्स होते हैं कई सारे, तो वहाँ पे फिर आपका मास एवरेज आपको निकालना पड़ता है आइसोटोप में, तो वो खैर अलग चीज है। तो एनीवे आपको ये पता है कि मास जो होता है बेसिकली हमारा जो एक एटम का मास होता है वो मेनली न्यूक्लियस के कारण होता है। न्यूक्लियस कितना हमारा हैवी है, क्योंकि सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस पे ही रिसाइड करता है। तो न्यूक्लियस में प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है अंदर। अब प्रोटॉन आपस में पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो प्रोटॉन को फिर बांध के कौन रखता है, तो उसमें कोई बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए जिसको बांध के रखती है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी हमें देखनी है कि बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है वो, और कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हमें देखनी है। क्योंकि न्यूट्रॉन तो चलो ठीक है, न्यूट्रॉन आपका नेगेटिव जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो आपस में रिपेल नहीं करेंगे, लेकिन प्रोटॉन तो रिपेल करेगा। और आप बहुत छोटे स्पेस में, न्यूक्लियस का बहुत छोटा, सॉरी एटम का बहुत छोटा स्पेस न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपके सारे प्रोटॉन वगैरह रहते हैं, तो आपस में रिपेल करेंगे तो ये तो ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कोई स्टेबिलिटी है यहाँ पे, तो उसको हम देखेंगे क्या होता है। उससे पहले हम एक बार न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, एक्चुअली न्यूक्लियर की जो रेडियस होती है उसका एक फार्मूला होता है। न्यूक्लियर रेडियस का जो फार्मूला होता है, न्यूक्लियर रेडियस, क्योंकि बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, है ना, तो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो इसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड डिपेंड करता है। तो आर इक्वल टू जो होता है वो आर नॉट, सॉरी इसके मास नंबर पे डिपेंड करेगा, तो इसका जो मास होगा वो A/3 की पावर पे डिपेंड करेगा ये। अगर इसका मास मान लो A है, मास नंबर,
तो ये आर इसकी जो रेडियस होगी वो आर नॉट ए की पावर 1/3 होगी। यानी जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता जाएगा, आपके हैवी न्यूक्लियस आते जाएंगे, उनकी रेडियस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है, आर नॉट की वैल्यू जो होती है वो फर्मी में होती है लगभग 1.2 10⁻⁻15 मीटर। अब यहाँ से देखो एक चीज क्या निकल के आ रही है, यहाँ से निकल के आ रही है, अगर मैं मान लो न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालूं, मेरा न्यूक्लियस जो इसकी डेंसिटी निकालूं किसी भी न्यूक्लियस की, तो डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मेरी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, सबको पता है। अब मेरा जो मास है, मास क्या होगा मेरा, मान लो अगर मेरा मास नंबर ए है और एक मेरे पार्टिकल का मान लो प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मास स्मॉल एम है, तो इसका मास मैं लिख सकता हूँ एम इंटू ए। अब वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। अब आर क्यूब जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे इसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे, तो इसका क्यूब जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये आर नॉट का क्यूब ए की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि 1/3 पावर है तो ए की पावर 1 हो जाएगी, तो ये जाएगा 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। और ऊपर भी आपका ए है, तो ए से ए कट गया, तो क्या आ गया, m डिवाइड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे तो सब कुछ कांस्टेंट है भाई, आपका आर नॉट तो कांस्टेंट ही है 1.2 10⁻⁻15, पाई कांस्टेंट है, 4/3 कांस्टेंट है, और ये m जो है ये मास एक न्यूक्लियन का है, प्रोटॉन का मान लो या न्यूट्रॉन का मान लो, वो भी एक कांस्टेंट ही है। तो यानी कुल मिला के क्या रहा है कि डेंसिटी आपकी जो है न्यूक्लियस की डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए वो क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है। यानी सारे न्यूक्लियस आपके जो है इक्वली डेंस हैं, इक्वली डेंस हैं। और इसकी जो वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे, तो अगर आप वैल्यू न्यूक्लियन की पुट करोगे, प्रोटॉन आपका 1/1.67 10⁻⁻27 होता है लगभग, प्रोटॉन का मास पुट करोगे अगर मान लो, या न्यूट्रॉन का करते हो तो लगभग इतना कुछ आएगा ना, 27 kg। और आर नॉट के लिए आपको पता है, तो जब आप पुट सब करोगे यहाँ पे, तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी आएगी लगभग 2.3 के आसपास आती है, 2.29 10⁻17 ऐसे कुछ आएगी लगभग kg पर मीटर क्यूब। यस सर, 2.28 into 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। यस, तो ये क्या है, ज्यादा है या कम है, सोच भी नहीं सकते इतना। काफी ज्यादा है ना। 1 मीटर क्यूब में इतना केजी, समझ सकते हो आप, 1 मीटर क्यूब में इतना केजी। अगर मैं पानी भरूंगा तो 1 मीटर क्यूब में कितना केजी आएगा, 1000 लीटर। 1000 लीटर कितना किलो होगा पानी, 1000 किलो। 1000 किलो होगा, तो एक उसमें 10⁻³ kg होगा जब मैं 1 मीटर क्यूब पानी भरूंगा। और ये 10⁻17, समझ सकते हो, पावर में है सीधा डिफरेंस, 10⁻³ और 10⁻17, 10⁻14 का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। न्यूक्लियस इज वेरी वेरी डेंस, बहुत डेंस है, ठीक है। तो आपके न्यूक्लियस क्या होगा कि एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ न्यूक्लियस का साइज तो बढ़ेगा, रेडियस तो बढ़ेगी उसकी, बट डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कुछ इसमें टर्म्स हैं वो आपको पता होंगी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होंगी। आइसोटोप्स क्या होते हैं आपके, जैसे एग्जांपल बता दो मेरे को, डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। सर किसी भी सेम एलिमेंट में जिसमें न्यूट्रॉन नंबर डिफर कर रहा हो। ओके, एग्जांपल सर किसी का भी ले लो। C12 का बताओ, आइसोटोप क्या होगा, C14 होता है। C14 होगा, है ना। हाइड्रोजन के 3 होते हैं, हाइड्रोजन के कौन कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये ठीक है। तो 3 होते हैं आपके, तो ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप में क्या है इनका, ये प्रोटॉन के नंबर सेम है, तो एलिमेंट तो सेम है, यानी अगर प्रोटॉन से एलिमेंट आपका चेंज होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे कितने हैं, 0 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 1 है। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। प्रोटॉन आपके तीनों में कितने हैं, प्रोटॉन आपके 1 है तीनों में, इसलिए ये हाइड्रोजन ही बोलते हैं हम लोग इसको, हाइड्रोजन के आइसोटोप बोलते हैं। तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप। जहाँ पे आपके जैसे ये है तो 6-12 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन 6 हैं और न्यूट्रॉन भी 6 हैं। लेकिन अगर मान लो 6-14 हो गया
अब कितने हो गए यहाँ पे न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6, 8। 8 में सी। सर ए माइनस जेड होता है न्यूट्रॉन। हाँ बिल्कुल, हाँ ए माइनस जेड होता है, बिल्कुल ए माइनस जेड होगा। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इनके सेम एटॉमिक नंबर हैं बट डिफरेंट मास नंबर हैं। यानी कि ये ए जेड ए जब आप लिख रहे हो तो इनका जेड सेम है बट ए डिफरेंट है। एलिमेंट का मैंने ए लिख दिया, इसको बी लिख देता हूँ, या कुछ और लिख सकते हो आप, एक्स लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा ये तो आइसोटोप हुआ। आइसोबार भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। आइसोबार क्या होता है? जिसमें मास नंबर सेम होता है। एग्जाम्पल? आर्गन और कैल्शियम का। 40-40, यस सर। 18-40, और कैल्शियम का भी 20-40। तो इन दोनों का क्या है, मास नंबर सेम है, तो ये आइसोबार है। आई होप की डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना आप लोगों को? नो सर, नो। No, sir. हाँ तो मैं टाइम उसमें लगा नहीं रहा ज़्यादा, ये तो इतना आप समझ लोगे। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो। करेक्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका क्या होगा, अगर मान लो सी कार्बन का एक 13 दे देता हूँ आइसोटोप, और एक 7n14। इन दोनों में न्यूट्रॉन देखूंगा तो मैं इसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 13-6 यानी कि 7 हैं, और इसमें देखूंगा तो इसमें भी 14-7 यानी कि 7 हैं। तो इनको हम बोलेंगे दोनों को आइसोटोन्स, इनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस में अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए अंदर, न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं तो प्रोटॉन आपस में रिपेल करके न्यूक्लियस को तोड़ते क्यों नहीं? कौन सी एनर्जी उसे बांध के रखती है? उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जिसको बांध के रखती है। अब बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई? तो न्यूक्लियस से कैसे प्रोड्यूस हुई मतलब? आपने ये पढ़ा रिलेशन आइंस्टाइन का, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर? यस सर। ओके, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है कि ये रिलेशन ये बोलता है कि अगर कोई मास जो है लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा ये भी पढ़ा होगा कि जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती हैं उनमें क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है। लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ पे मास आपका कांस्टेंट नहीं होता, वहाँ पे आपका जो मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का होता है वो मास में फर्क आ सकता है। तो वो मास कहाँ कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? Energy. एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी आपका मास में फर्क आएगा वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब न्यूक्लियस बनता है, हम्म हम्म, जब न्यूक्लियस बनता है तो उसमें क्या हुआ, मान लो प्रोटॉन आए। कितने प्रोटॉन है? जेड प्रोटॉन आते हैं। तो इसका मास, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा इसमें? मान लो मास ऑफ प्रोटॉन इज mp, जेड इंटू एम पी, ये मास ऑफ द प्रोटॉन आ गया इसमें। ऐसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गए। तो न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड लिख सकते हो न्यूट्रॉन को। लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा मास नंबर ए है अगर, और एटॉमिक नंबर जेड है, तो एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन से पता चलता है, और मास नंबर जो होता है वो दोनों का सम होता है। तो इसमें अगर एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होंगे। क्लियर? यस सर। और उसका मास कितना हो जाएगा? ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी क्लियर है सबको?
तो जो हमारा न्यूक्लियस बना, इस न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए था, तो इसका मास जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था, मास ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ द न्यूट्रॉन। ये होना चाहिए था आइडियली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मास जो होता है न्यूक्लियस का, वो एक्चुअली मास थोड़ा कम पाया जाता है। एक्चुअली मास जो है न्यूक्लियस का कम पाया जाता है, तो जो मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है वो इससे कम होता है। तो यानी कि मास कम हो गया तो क्या होगा, आपका मास कहीं चला गया। वो मास कहाँ चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी में। करेक्ट। वो जो आपका मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और उसी ने इस न्यूक्लियस को स्टेबल बना के रखा हुआ है। तो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी कितनी आएगी, जितना आपका मास कन्वर्ट हुआ, यानी डेल्टा एम जो फर्क आपका आएगा मास में, उतना मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम कैसे निकालोगे, डेल्टा एम मतलब जो इसका मास एक्चुअली होना चाहिए था और जो अभी है। एक्चुअली जो होना चाहिए था तो इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन मास उससे कम है। तो उसको मान लो मास ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये मास होना चाहिए था और ये मास है। तो इन दोनों का जो मास हमारा जो डिफरेंस आया, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, डेल्टा एम। दिस इज मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस का मास एक्चुअली जो मास होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। इसको अगर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो योर बाइंडिंग एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर हुआ सबको कंसेप्ट? यस Yes, sir. तो ये जो आपकी एनर्जी आई, इसने न्यूक्लियस को बांधा हुआ है। तो ये एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको हम अगर और एक्यूरेटली बोलें तो हमें जो न्यूक्लियस, ये जो एनर्जी निकालनी चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, वो पर न्यूक्लियन निकालनी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियन पे भी डिपेंड करेगा। आपके जितने न्यूक्लियन बढ़ते रहेंगे उतने प्रोटॉन बढ़ते रहेंगे, उतना रिपल्सन बढ़ता रहेगा। तो अगर मेरी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में निकालूं, पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में क्या क्या आता है आपका, न्यूक्लियन में क्या क्या ऐड होता है? प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियन के न्यूक्लियस के पार्टिकल होते हैं। तो अगर हम पर न्यूक्लियन इसको एनर्जी को निकालें तो उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो वो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऊपर आ गई, आपकी मास डिफेक्ट है, डिवाइड बाय मास नंबर। डिवाइड बाय मास नंबर कर लो तो पर न्यूक्लियन आ जाएगा। मास नंबर आपका ए है, ए से डिवाइड कर लोगे तो पर न्यूक्लियन आ जाएगा। तो इसका जो है ग्राफ बनता है, वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेनली बोर्ड में क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसके रिलेटेड। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है वो, ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट क्या होती है यूजुअली? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। हाँ, तो हम जो यूनिट लेते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, और मास नंबर तो नंबर होता है आपका। तो यहाँ पे जो एनर्जी है काफ़ी छोटी है एक न्यूक्लियन की, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएंगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, 1.6 × 10⁻19 जूल। आपने ये ग्राफ पढ़ा होगा या देखा होगा किताबों में। तो ये जो ग्राफ बनता है आपका, ये मास नंबर ए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का बनता है। ये ग्राफ
बिल्कुल दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, उसकी यूनिट जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन ले सकते हो, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, अभी जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कैसे बनता है? ये हाइड्रोजन वगैरह आपका यहाँ पे होता है, फिर हीलियम यहाँ पे आ जाएगा सीधा, फिर लिथियम आ जाएगा यहाँ पे कहीं, है ना, फिर ऐसे कार्बन, फिर नाइट्रोजन, अप डाउन चलता रहेगा ये, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो ये मैंने ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा जब बनाओगे इस ग्राफ को। ऐसे गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया कार्बन पे, फिर नाइट्रोजन में, फिर नीचे आ गया, फिर ऑक्सीजन, फिर ऊपर आता है, फिर ऑक्सीजन दूसरा आइसोटोप ले सकते हो, फिर सल्फर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फिर ये ग्राफ बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जो है आयरन पे मैक्सिमम पहुंच जाता है, Fe56, जो आपका आयरन है। यानी आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? काफ़ी सबसे ज्यादा है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियर। मोस्ट स्टेबल। हाँ, और फिर उसके बाद ये ग्राफ जो है फिर घटना शुरू हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे आपके बाकी सब आते हैं, जो आपके हैवी मेटल्स एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन यहाँ पे याद रखना है, हीलियम यहाँ पे याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन। तो उसका ग्राफ को एक्चुअल शेप जो है आपको याद रखनी है, कैसे कैसे बनती है ये, ऐसा कुछ बनेगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह बनेगा, फिर ऑक्सीजन का दूसरा, ऑक्सीजन 18 आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन 16 होगा ये वाला यहाँ पे कहीं, फिर क्या होगा, सल्फर आ जाएगा। तो ऐसे करके मैंने लगभग ऐसा कुछ बनाया ग्राफ। ठीक है, और मास नंबर आपका ऐसे वेरी करेगा। तो मास नंबर आपका ये जो है 100, 200, 300, 500, 250 पहुंच जाएगा आपका। अब इस ग्राफ से हमें क्या चीज़ पता चल रही है? हमें पता चल रही है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है हाइड्रोजन की, जबकि हीलियम की काफ़ी ज़्यादा है। तो स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन क्या ट्राई करेगा? बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ा सकता है वो? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, फ्यूजन। तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर, करेक्ट, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होके हीलियम का न्यूक्लियर बना देंगे। ये रिएक्शन यूजुअली कहाँ पे चल रही है हमारी? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर चल रही है, माने यूनिवर्स में कहाँ चल रही है रिएक्शन? ये सन पर चलती है। सन पर हमारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और काफी एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पे और आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो आपके एलिमेंट है वो न्यूक्लियर फ्यूजन करके इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपके काफी हैवी एलिमेंट है। तो ये हैवी एलिमेंट क्या है? ये भी इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है इसके मुकाबले, जो ये एलिमेंट है बीच के। तो ये बड़े एलिमेंट क्या होना चाहेंगे? फिजन करके स्टेबिलिटी पाना चाहिए। फिजन करके छोटे एलिमेंट बनाने चाहिए, छोटे मास वाले एलिमेंट, ताकि ये स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करें। तो आपके ये भी ट्राई करेंगे कि हम लोग इधर को मूव करें स्टेबिलिटी की तरफ को, और ये भी ट्राई करेंगे हम लोग स्टेबिलिटी की तरफ को मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है और ये जो एलिमेंट होंगे वो न्यूक्लियर फिजन देंगे। क्लियर हुआ ये? क्लियर? यस सर। ओके, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपकी कैलकुलेशंस वगैरह होंगी तो वहाँ पे आपको ये डेल्टा एम सी स्क्वायर यूज़ करना पड़ेगा। डेल्टा एम की जगह आप 1 u पुट करोगे, 1 u आपको पता है ग्राम वगैरह में कन्वर्ट करोगे उसे, सी स्क्वायर को करोगे 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई। तो ये फाइनली जो बन के आता है एक्चुअली जो 1 u का जो एनर्जी इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट
वो है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 U जो यूनिफाइड मास होता है, 1 AMU या 1 U बोलो, वो जो है आपको इतनी एनर्जी देता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप डायरेक्ट ही इसको ऐसे कर सकते हो, तो आपको फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, फिर आगे अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। किसकी? इसकी, लिथियम की। आपको डाटा क्या दिया हुआ है? इसका जो मास है वो है 7.0000 AMU। इसका मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है आपको 1.007825 AMU। और मास ऑफ क्या चाहिए आपको? न्यूट्रॉन चाहिए। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो है 1.00865 AMU। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है। बताइए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है। यस, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है।